नई बहू को मिले दादी माँ के जादुई कढ़ी। अरे क्या बात है सुशीला, तेरी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। तेरी तो किस्मत खुल गई इतनी सुंदर बहू पाकर। अरे किस्मत तो इसकी खुल गई है मेरी जैसी सास को पाकर, वरना आजकल मुफ्त में ऐसा परिवार कहाँ मिलता है। बात तो तूने बिल्कुल सही कही सुशीला, किस्मत तो तेरी बहू की खुल गई है। बिना दहेज के तेरे इतने बड़े घर में आकर देखा मैंने बाहर बहू का सामान। अरे इतना सामान तो मुझे मेरे बेटे के सगाई में ही मिल गया था, पर तो अब कर भी क्या सकती है, आखिर बहू को तेरा बेटा खुद पसंद करके लाया है। अरे बस कर विनीता और सुशीला, तुझे इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दहेज लेने और देने से कुछ नहीं होता है, घर में खुशियाँ तब आती है जब रिश्तों में प्यार होता है। बाकी ये सब तो बस एक ऊपरी दिखावा है। अपनी दोनों सहेलियों की बात सुनकर सुशीला ने पता नहीं किसकी बातों को दिल से लगाया होगा, लेकिन उन सबकी ये बात सुनकर नई बहू सोनाली को जरूर अजीब लग रहा था, क्योंकि सोनाली एक गरीब परिवार से थी जिससे सुशीला का बेटा प्यार करता था और उसने अपने घर में बिना बताए उससे शादी कर ली थी, जिस वजह से सुशीला और उसकी बेटी नैना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन सोनाली कैसे भी करके उन लोगों का दिल जीतना चाहती थी, इसलिए वो सुबह उठते ही घर के कामों में लग जाती है। तभी नैना कहती है, अरे माँ मेरा नाश्ता कहाँ है, मुझे कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रहा है। उसी समय सोनाली नैना के लिए नाश्ता लेकर आती है और कहती है, ये लो नैना, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे और चाय बनाया है। तुम्हें किसने कहा मेरे लिए नाश्ता लाने के लिए? तुम्हें पता भी है कि मैं ये सब नहीं खाती हूँ। अरे माँ, आप मेरे लिए जल्दी से नाश्ता लेकर आ रही हो या मैं जाऊँ? अरे बेटा बस ले आई, ये लो तुम्हारी ग्रीन टी और सैंडविच। थैंक यू सो मच माँ, अगर आप इस घर में ना होती तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। सॉरी नैना, वो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं कल से तुम्हारे लिए। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कल से किचन में जाने की। अरे पूरे किचन का नाश मार के रख दिया है तुमने, कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं है। क्या ऐसे ही काम करती थी तुम अपने घर पर? वो माँ जी, सुबह जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाने के चक्कर में ये सब। अरे सुबह सुबह जल्दीबाजी उन्हें होती है जो समय पर टाइम से नहीं उठते हैं, वरना हमारे घर में काम ही क्या है, पर तुमसे तो वो भी नहीं हो रहा। इतना कहकर सुशीला गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और सोनाली सर झुकाए किचन में जाती है और किचन की साफ सफाई करने लगती है। दरअसल सुशीला का घर बहुत ही बड़ा और मॉडर्न तरीके से बना हुआ था, जिसकी वजह से सोनाली को काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। क्योंकि सोनाली एक गरीब परिवार से थी, इसलिए उसने आज तक ऐसी चीजें कभी नहीं देखी थी और न ही उसे समझने वाला वहाँ पर कोई था। इसलिए सोनाली से घर के हर काम में कुछ गड़बड़ हो ही रही थी। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं कि तभी एक दिन सोनाली अपनी दादी सास के कमरे में जाती है, जो कई सालों से बंद पड़ा था, जिसे देखकर सोनाली कहती है, अरे ये तो दादी माँ का कमरा है, पर ये कितना गंदा हो रखा है। चलो आज मैं इस कमरे को साफ कर देती हूँ, शायद ये देखकर माँ जी मुझसे खुश हो जाए। इतना कहकर सोनाली दादी माँ के कमरे को साफ करने लगती है, जो उनके मर जाने के बाद कई सालों से बंद पड़ा था और वहाँ दादी माँ के कई पुराने सामान भी पड़े हुए थे, जिसे सोनाली एक एक करके साफ कर रही होती है। तभी उसे अलमारी के अंदर एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ दिखाई देता है, जिसे खोलती ही सोनाली की आंखें चमक उठती है और वो कहती है, अरे वाह, ये कड़े तो कितने सुंदर और प्यारे लग रहे हैं। शायद ये दादी माँ के होंगे जिन्हें उन्होंने संभाल के रखा होगा। क्यों ना मैं इसे एक बार पहनकर देखूं, फिर इन्हें उतार कर माँ जी को दे दूंगी। इतना कहकर सोनाली जैसी ही उन कड़ों को पहनती है, वैसी ही मानो सोनाली के अंदर बहुत ही ज्यादा शक्ति आ जाती है और वो कहती है, चलो अब जल्दी से सफाई कर लेती हूँ, वरना बाकी के काम करने में बहुत देर हो जाएगी। पर मैं ये बेड कैसे उठाऊँ, ये तो दिखने में बहुत भारी लग रहा है। चलो एक बार कोशिश करके देखती हूँ। इतना कहकर सोनाली जैसे ही उस बेड को हाथ लगाती है, वैसे ही वो बेड घिसक कर साइड में हो जाता है और ये देखकर सोनाली कहती है, क्या बात है, ये बेड तो बड़ी आराम से खिसक गया।
मुझे तो लग रहा था ये बहुत भारी होगा, पर चलो कोई बात नहीं, मेरा काम तो हो गया ना। और इस तरह उन कड़ों को पहनने के बाद सोनाली के हाथों में ताकत के साथ साथ जादुई शक्तियाँ भी आ गई थी, जिसकी वजह से सोनाली घर के सारे काम बड़े ही आराम से कर लिया करती थी, जिन कामों को करने में उसे पहले बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती थी। तभी एक दिन, अरे अनुज बेटा, आज तो तू बड़ा जल्दी आ गया ऑफिस से, कोई काम था क्या? हाँ माँ, वो सोनाली को कुछ सामान खरीदना था, इसलिए बस उसे शॉपिंग ले जाने के लिए आया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसे शॉपिंग ले जाओ, मार्केट करवाओ, क्योंकि घर के काम करने के लिए तो मैं हूँ ही ना। अरे आज शाम को मेरी कुछ सहेलियाँ खाने पर आने वाली है, उसकी तैयारी कौन करेगा? क्या वो भी अब मैं ही करूँ? माँ जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं और शाम का खाना भी तैयार कर दिया है और घर की सफाई भी कर दी है, इसलिए आप परेशान मत होइए, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। मुझे बस घर का कुछ थोड़ा सा सामान खरीदना है। इतना कहकर सोनाली और अनुज वहाँ से चले जाते हैं। तभी सुशीला भागते हुए रसोई में जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सोनाली उससे झूठ बोल रही है। लेकिन जब सुशीला रसोई में जाती है तो वो कहती है, अरे ये क्या, रसोई तो बिल्कुल चमक रहा है, ये तो सारे काम करके गई है और शाम का खाना भी बना कर गई है, पर इसने इतनी जल्दी इतना सारा काम किया कैसे? चलो घर के बाकी कमरों में जाकर देखती हूँ। इतना कहकर सुशीला पूरे घर को चेक करने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई कमी नहीं मिलती, इसलिए उसके पास सोनाली को सुनाने के लिए कोई भी वजह नहीं होती है। तभी नैना अपने कॉलेज से घर आ जाती है और सुशीला उसे सारी बातें बता देती है, जिसके बाद नैना कहती है, माँ मुझे तो अब कुछ गड़बड़ लग रहा है, भला इतनी जल्दी इतना सारा काम कोई कैसे कर सकता है? इतना कहकर दोनों माँ बेटी सोच में पड़ जाते हैं। तभी उसी शाम जब सुशीला की सारी सहेलियाँ खाने पर आती है तो खाना खाते ही वो लोग कहते हैं, अरे वाह सुशीला, तेरी बहू के हाथों में तो सच में जादू है। अरे कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है तेरी बहू ने, और हाँ, घर को भी कितने अच्छे तरीके से सजा कर रखा है। सच में तू तो बहुत किस्मत वाली है सुशीला। उन सभी औरतों की ये सब बातें सुनकर सोनाली को बहुत अच्छा लगता है और वो अपने हाथों की तरफ देखने लगती है। उसी समय सुशीला और उसकी बेटी नैना की भी नजर सोनाली के हाथों में पहने उस कड़े के ऊपर जाती है, जिसे देखकर वो लोग सब समझ जाते हैं और किसी बहाने से वो लोग सोनाली को कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं, अरे जल्दी बता, तुझे ये कड़े कहाँ से मिले? वो माँ जी, ये कड़े मुझे दादी माँ के कमरे की सफाई करते हुए मिले थे, तो तुमने इसे फट से पहन लिया। अरे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इन कड़ों को हाथ लगाने की? देखा माँ, अब मुझे समझ में आया कि ये घर के सारे काम इतने आराम से क्यों कर रही थी। अरे ये सब दादी माँ के जादुई कड़ों का कमाल है। अच्छा, तो अब मुझे पता चला कि उस बुढ़िया ने ये कड़े मुझे क्यों नहीं दिए थे। कहती थी कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन ये फटीचर जैसे इसके बहुत लायक है। चल ला, ये कड़े मुझे दे। इतना कहकर सुशीला जैसे ही उन कड़ों को हाथ लगाती है, वैसे ही उसे बिजली का जोरदार झटका लगता है। तभी नैना भी उन कड़ों को निकालने की कोशिश करती है, तो उसे भी वैसे ही बिजली का झटका लगता है और ऐसे ही बार बार कोशिश करने के बाद भी वो लोग उस कड़े को नहीं निकाल पाते हैं। तभी हार मानकर सुशीला कहती है, रहने दे बेटी, शायद ये कड़े हमारे नसीब में ही नहीं है। खामका हमारी हड्डियाँ टूटी जा रही है, चल यहाँ से। इतना कहकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है और सोनाली समझ जाती है कि दादी माँ ने ये जादुई कड़े उसे आशीर्वाद के रूप में दिए हैं, इसलिए अब सोनाली को उस घर में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है और वो खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है। नदी में सोना देने वाला जादुई महल। बहुत समय पहले की बात है। सोहनपुर नाम के एक छोटे से गांव में किशोर अपनी पत्नी विमला और अपनी बेटी मानवी के साथ रहा करता था और उन्हें अपने गांव से कहीं भी जाने के लिए गांव के किनारे बह रही नदी को पार करके जाना पड़ता था। इसलिए नदी के आसपास बसे दूसरे गांव वाले भी नदी को पार करने के लिए नाव वालों का ही सहारा लिया करते थे। इसलिए नदी के पास हमेशा 3-4 नाव वाले अपनी नाव लेकर खड़े रहा करते थे और जिसे भी दूसरी तरफ जाना होता था वो उसे अपनी नाव में बैठाकर उसे नदी पार करवा दिया करते थे, जिसके बदले उन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे और उन्हीं पैसों से वो लोग अपना घर चलाया करते थे। और उन्हीं में से एक किशोर भी था जो अपनी पुरानी सी नाव लेकर नदी के किनारे खड़ा रहा करता था। लेकिन दूसरे नाव वाले किशोर की नाव पर जल्दी किसी को बैठने नहीं दिया करते थे,
जिस वजह से किशोर की कुछ खास कमाई नहीं हो पाती थी। ऐसे ही आज भी। अरे नाव वाले भैया, मुझे नदी के उस पार जाना है, तो कितने पैसे लोगे? अरे भाई साहब, आपको जो देना हो वो दे देना, आइए बैठिए। अरे भाई साहब, आप कहाँ उस किशोर की टूटी फूटी नाव में बैठने जा रहे हैं? कहीं पता चले रास्ते में नाव नदी में पलट जाए। इससे अच्छा होगा आप मेरी नाव में आकर बैठिए। मेरी नाव बिल्कुल नई और मजबूत है, पर हाँ, पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे, लेकिन आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। अरे भाई, पैसों का क्या है, जान बचेगी तो पैसे तो हम दोबारा कमा लेंगे। इसलिए भैया मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी नाव में नहीं बैठ सकता, मैं तो इस नई वाली नाव में बैठूंगा। इतना कहकर वो आदमी दूसरों की नाव में जाकर बैठ जाता है और ये देखकर किशोर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो सभी नाव वाले किशोर के साथ हमेशा ऐसे ही किया करते थे, जिसकी वजह से किशोर की घर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। इसलिए जब किशोर अपने घर वापस जाता है तो उसकी पत्नी विमला उससे कहती है, क्या हुआ जी, आज आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? क्या आज भी कोई सवारी नहीं मिली? अब हम लोग क्या करेंगे? मानवी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे पता है विमला, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी पुरानी टूटी फूटी नाव देखकर कोई भी सवारी उस पर बैठना ही नहीं चाहता है। इसलिए देखता हूं, अगर कल कोई सवारी मिल जाएगी तो मैं उन पैसों से सबसे पहले अपनी नाव की मरम्मत करवाऊंगा, ताकि मेरा काम फिर से चल सके। इसी उम्मीद के साथ किशोर का परिवार सो जाता है और अगली सुबह जब किशोर अपने काम पर जाने के लिए उठता है तो वो देखता है कि बाहर बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश हो रही है, लेकिन किशोर को फिर भी अपने काम पर जाना बहुत जरूरी था, इसलिए वो फटाफट से तैयार हो जाता है। लेकिन उसकी पत्नी विमला उसे इतनी बारिश में बाहर जाने से मना कर रही होती है, लेकिन किशोर मजबूर था, इसलिए उसे अपने काम पर जाना ही पड़ता है और वो नदी के पास पहुंचकर अपनी नाव के पास खड़ा हो जाता है और बाकी के नाव वाले एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी अपने बीमार बच्चे को लेकर वहाँ पर आता है और उन नाव वालों से कहता है, अरे सुनिए भैया, मुझे नदी के उस पार जाना है। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और हमारे गांव में कोई डॉक्टर भी नहीं है, इसलिए मुझे नदी के पार बने अस्पताल में ही अपने बच्चों को लेकर जाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग मुझे नदी पार करवा दीजिए। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इतनी तेज बारिश में भला हम में से कोई भी अपनी नाव इस नदी में नहीं उतारेगा। कहीं इस तूफान के चक्कर में हमारी नाव पलट गई तो आपके चक्कर में हमें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए जाओ यहाँ से। और इस तरह सभी नाव वालों ने उस बेचारे आदमी को नदी पार करवाने से मना कर दिया कि तभी किशोर उससे कहता है, अरे सुनिए भाई साहब, आप मेरी नाव में आकर बैठिए, मैं आपको नदी पार करवा देता हूँ। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, उस किशोर की टूटी फूटी नाव में बैठकर जाओ, लेकिन याद रखना, इस किशोर की वजह से तुम्हें अपने बच्चे और अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अरे सुनिए भैया, आप जरा ध्यान से नाव चलाना, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सही सलामत नदी के दूसरे किनारे तक छोड़ कर आऊँगा। इतना कहकर किशोर उस आदमी को और उसके बच्चे को अपनी नाव में बैठा लेता है और उनको सही सलामत नदी के किनारे छोड़ देता है और वो आदमी किशोर को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहाँ से वापस आते समय बारिश अचानक से बहुत तेज हो जाती है और किशोर की नाव का बैलेंस बिगड़ने लगता है और थोड़ी दूर आने के बाद ही किशोर की नाव पलट जाती है और किशोर नदी की गहराई में डूबता चला जाता है। लेकिन जब कुछ देर बाद उसे होश आता है तो वो वहाँ का नजारा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके चारों तरफ बस सोने की चीजें ही पड़ी होती है और उसके सामने एक बहुत बड़ा सोने का महल भी होता है, जिसे देखकर किशोर कहता है, हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो नदी में डूब गया था ना, फिर ये कौन सी जगह है? किशोर इतना कह ही रहा होता है कि तभी उस सोने के महल से एक सुंदर सी रानी बाहर आती है और वो किशोर से कहती है, घबराओ मत किशोर, ये मेरी जादुई सोने की दुनिया है जो इस नदी की गहराई में बसी हुई है। इसलिए जब तुम डूबते हुए इस नदी की गहराई तक पहुँचे तो मेरे सेवकों ने तुम्हें बचा लिया और तुम्हें यहाँ ले आए। लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है कि तुमने किस तरह उस बेबस आदमी की मदद की बिना अपनी जान की परवाह किए, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा परिवार बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से गुजर रहा है। इसलिए तुम्हारी इस अच्छाई को देखते हुए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये सभी सोने के आभूषण आज से तुम्हारे हुए। तुम इसे बेचकर अपनी गरीबी को पूरी तरह से मिटा सकते हो और अपने आगे की जिंदगी सुकून से गुजार सकते हो। किशोर
उस रानी की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझ गरीब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर किशोर रानी की दी हुई जादुई नाव में बैठकर नदी के ऊपर आ जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके बीवी बच्चे आंखों में आंसू लिए सभी नाव वालों के साथ नदी के किनारे खड़े होते हैं। अरे आप ठीक हो? मुझे तो सभी गांव वाले कह रहे थे कि आपकी नाव नदी में पलट गई है, लेकिन भगवान की कृपा से आप सही सलामत वापस आ गए। बस ये भगवान का ही एक चमत्कार समझ लो विमला, जो आज मैं सही सलामत खड़ा हूँ। अब तुम घर चलो, मैं तुम्हें घर पर ही सब कुछ बताता हूँ। इतना कहकर किशोर अपने परिवार को लेकर अपने घर चला जाता है और घर पर विमला को सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर विमला भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उस दिन के बाद से किशोर वो सारा सोना बेचकर अपनी जिंदगी की सभी तकलीफों को दूर कर लेता है और अब उसके जिंदगी में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है और वो अपने परिवार के साथ एक हंसी खुशी जीवन जीना शुरू कर देता है।